हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट ऑन इक्वालिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो हमारे यहाँ दिए हुए हैं इक्वालिटी के लिए हमारी सोसाइटी में, है ना। पर रियलिटी में जो देखने को मिलता है, लोकल जो लोग हैं क्या वो इक्वल है? ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी गैप आता है, रिच पुअर का आ जाता है ना। और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसकी वजह से सभी लोग अनइक्वल हो जाते हैं, मतलब इक्वल तो नहीं रहते हैं ना। तो इसमें हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और जो कुछ लोगों की लाइफ के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। तो मंजीत कौर जो है एक टीचर है, ठीक है। और ये जो है एक ट्रेडर है तेजस सिंह। गिरीश राव एक स्टूडेंट है। कांता देवी जो है डोमेस्टिक वर्कर्स है। सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर है। तो इनकी लाइफ और इनकी लाइफ, तीनों की लाइफ इक्वल नहीं है ना। तो ये ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड कर सकती है, कम चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। तो ये देखो ऑन इक्वालिटी, इंडिया एज अ डेमोक्रेसी। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है ना। इन दी क्लास 6 की बुक में हमने देखा था कि की एलिमेंट क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। क्या है की एलिमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है ना, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, है ना। दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या आता है, पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है। द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन है, जो लोकल पीपल है ना उनका पार्टिसिपेशन होता है। ओके, जो सिटीजन है कंट्री के। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उनको सॉल्व करना। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी एंड जस्टिस भी इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, है ना। सभी लोग इक्वल हैं इन द आइज ऑफ द लॉ एंड द जस्टिस, सभी लोगों को जस्टिस मिले, है ना। अब इक्वालिटी जो है वो भी एक की फीचर है डेमोक्रेसी का, जो इन्फ्लुएंस करता है सारे जो जितने भी एक्सपेक्ट होते हैं ऑफ इट्स फंक्शनिंग। मतलब कि अगर आप देखो तो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होना ज़रूरी है, और इक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है डेमोक्रेसी में, तो वो डेमोक्रेसी हुई नहीं, है ना। डेमोक्रेसी पीपल्स रूल होता है, पीपल जब इक्वल रहेंगे तभी चलेगा अच्छे से, है ना। इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इक्वालिटी है क्या, ठीक है। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी में, क्यों है इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी में। एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, तो क्या सभी लोग इक्वल हैं या नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो हम यहाँ से कांताज की स्टोरी देखेंगे, ठीक है। कांता की स्टोरी देखते हैं। यहाँ पर इलेक्शन डे था, ठीक है। इलेक्शन हो रहे थे। कांता और उनकी फ्रेंड जो थी सुजाता, ये कांता और सुजाता जो है ये लोग ना इलेक्शन में गई, ठीक है। ये लोग लाइन में लगी हुई थी वोट देने के लिए। तो जो कांता है, ठीक है, तो कांता क्या बोलती है कि सुजाता दैट वी इजंट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो उन्होंने बोला ये कितना अच्छा है कि हम सभी लोग जो है इक्वल सिटीजन की तरह सभी लोग वोट कर सकते हैं कंट्री में। क्योंकि ना उन्होंने कहा, जो कांता थी कि कहती हैं कि जैन साहिब भी इधर पर स्टैंडिंग है लाइन में, हम लोगों के साथ ही लाइन में खड़े हैं वो भी वोट देने के लिए। तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोगों को लाइन में लगना पड़ता है ना वोट देने के लिए, ठीक है। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न। तो उन्होंने बोला जाओ कांता, ये तुम्हारी टर्न है, अब तुम्हारी बारी है, जाओ वोट देकर आओ, ठीक है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। तो इन्होंने बोला कि कांता ने कि हम तो उसी को वोट देंगे, ठीक है, वहाँ जा करके, और उसी को वोट दिया जो कि इनके एरिया में, जिसने प्रॉमिस किया है कि इनके एरिया में ये पानी लगवा देगा, है ना, पाइप वाटर आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद सी यू लेटर कांता, ठीक है। तो वो लोग चले गए, ठीक है, जो उनका साहिब थे वो चले गए, ओके। तो ये दोनों फिर साथ में आ रही थी। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर। तो उन्होंने बोला कांता ने कि देखो गुड़िया की ना तबीयत ख़राब है, मुझे ना उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा। तो मुझे सारा काम ख़त्म करना है, साहिब के घर के हाउस जो उनके घर के में जो भी काम करती है ना इनको, ठीक है। और आस्क फॉर सम एडवांसेस, और उनको थोड़ी पैसे की ज़रूरत है तो वो एडवांस के लिए उनसे मांगेगी, ठीक है। ये इसने बोला। अब वो घर में गई तो इनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। हियर हैव यू सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर। तो उसने बोला ये थोड़ा पी लो, ठीक है, जो भी जो भी चाय वगैरह है, ठीक है, काढ़ा है, तो वो पी लो, फिर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। उन्होंने अपनी बेटी से बोला आई गेट बैक इन द इवनिंग। उन्होंने बोला मैं शाम को आऊँगी, फिर तुमको हॉस्पिटल लेकर के जाऊँगी, ठीक है, कांता ने। तो क्या होता है, क्योंकि इनकी बस्ती जो रहती है ना बहुत अनक्लीन रहती है, अनहाइजीनिक रहती है, ठीक है। बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, है ना, और अच्छे से वहाँ पर सफाई भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पर बच्चों को बीमारियाँ लग जाती हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये जो इनके मालिक बैठे हुए हैं और कांता काम कर रही है, तो ये बोली अच्छे से करो, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको एडवांस दिया इन्होंने कांता को, और बोला कि आप ना इसको अपनी हैबिट मत बना लेना, ठीक है। फिर शाम को वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर के गई। तो वो सोच रही थी कि जैन साहिब और जैन मैडम जो उनके जो मालिक है जहाँ पर वो काम करती है, ठीक है, उनको कभी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। वो वोट के लिए तो लाइन में खड़े होते हैं, पर तब नहीं होते जब उनके बच्चे बीमार हों। और कांता को जब उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तब भी उनको लाइन में खड़ा होना पड़ा था। डू यू थिंक दैट कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल। तो क्या आपको लगता है कि जो कांता के पास में रीजंस हैं कि उसको डाउट हो सके क्या वो सही में वो उसके पास में इक्वालिटी है, वो इक्वल है दूसरे लोगों से। तो ऐसे 3 रीजंस बताने हैं उसकी स्टोरी से कि उसको लगे कि वो जो है ना मतलब इक्वल नहीं है। जैसे कि फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द माइट मेक हर फील लाइक दिस। क्योंकि ना आप देखो तो वोटिंग के लिए उनको इक्वल अधिकार है ना। पर अगर देखें तो उनके पास में हेल्थ सर्विसेज जो अगर अमीर लोगों के पास में देखो तो वो तुरंत ही जाकर के अपॉइंटमेंट लेकर के बढ़िया से है ना चेकअप करवा सकते हैं। पर जो गरीब होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको लाइन लगानी पड़ती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सुनते नहीं हैं लोग, अपनी अपनी करते हैं ना।
तो ये जो है इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ी। ये किसी और के घर में काम कर रही हैं, ठीक है, ये गरीब है कांता, तो इनको किसी और के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ रहे हैं ना, किसी और के लिए मेहनत कर रही हैं ये, और ये लोग देखो आराम से बैठे हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से बताया गया कि इसको अनइक्वल तो फील होगा, इनको जब ज़रूरत है तो इनके पास में पैसे भी नहीं है ना, एक मिनिमम अमाउंट नहीं है कि ये जो है पे कर सके, अपनी बेटी को ठीक कर सके। इक्वल राइट टू वोट, ओके, इक्वल राइट टू वोट देखेंगे हम। द स्टोरी अब बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन अ लाइन टू कास्ट हर वोट। तो स्टोरी शुरू होती है कि कांता जो है वो लाइन में खड़ी हुई है वोट देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन हर लाइन। तो और भी लोग हैं जो उनकी लाइन में खड़े हुए हैं, जैसे कि कांता रिकॉग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर। तो उसने देखा कि उनके एम्प्लॉयर जो है, मतलब जिनके यहाँ वो काम करती है, अशोक जैन, वो भी खड़े हुए हैं वहाँ पर लाइन में। छोटे लाल है जो उनका बाजू वाला नेबर है, वो भी खड़ा हुआ है ना, पड़ोसी। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में देखो इंडिया जो कि है, ऑल अडल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच द एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर, और वेदर दे आर रिच और पुअर, आर अलाउड टू वोट। मतलब कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी रिलीजन के, किसी एजुकेशन बैकग्राउंड के, या फिर किसी कास्ट से, किसी रिच और पुअर से, सभी लोगों को अलाउड है वोट देने का अधिकार, सभी लोगों को है, बच्चों को नहीं होता है। ऑल अडल्ट मेंबर्स, मतलब कि 18 साल के ऊपर के सारे लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। एज यू हैव रीड इन द क्लास 6 में हमने देखा था, इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, एंड इज एसेंशियल एक्सपेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। कोई भी डेमोक्रेसी है उसमें ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। जो आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये क्या है, ये बेस्ड है आइडिया ऑफ इक्वालिटी पे, सभी लोग इक्वल है ना। बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी अडल्ट इन द कंट्री, क्योंकि ये कहता है कि सारे जितने भी अडल्ट हैं कंट्री में, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ, जितनी भी उनके पास में प्रॉपर्टी हो या फिर वेल्थ हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये भी मैटर नहीं करता है, सभी के पास में एक वोट का अधिकार होता है। वन वोट वन वैल्यू। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट। कांता एक्साइटेड थी और खुश भी थी कि सभी लोगों वो ना इक्वल है सभी लोगों की तरह ही, और सभी लोगों के पास में एक ही वोट है। बट एज हर डेज गोज, जैसे जैसे दिन बीतते गए, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट इज इक्वालिटी रियली मीन्स। तो फिर ना उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके साथ में कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि उनको सवाल उठ रहे थे कि इक्वालिटी होती क्या है ना, इक्वालिटी है क्या। तो ऐसा हो क्यों रहा था, ठीक है, कांता इतनी अनश्योर क्यों हो गई थी इक्वालिटी को लेकर के। क्योंकि अगर उसकी आप डेली लाइफ देखते हैं हम, शी लिव्स इन अ स्लम, तो वो एक स्लम एरिया में रहती है जो कि झोपड़ी में। हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, तो एक नाला बहता है उनके घर के पीछे। तो गंदे पानी में ना बहुत सारे मच्छर पनपते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ। तो क्या होता है ना कि जो वो स्लम एरिया में रहती थी, ओके, तो उनके यहाँ ना जो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, और उनके जो घर के पीछे ना एक नाला बहता था, ओके, तो वो ना जो गंदे पानी का होता है तो उसमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं ना। हर डॉटर इज सिक, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ, पर उनको छुट्टी नहीं मिल सकती थी, है ना, फ्रॉम द जो वर्क है उनका काम है उससे, बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चिल्ड्रन टू द डॉक्टर। क्योंकि जो उनसे काम, जहाँ पर वो काम करती है ना, वहाँ से उनको पैसे चाहिए हैं ताकि वो अपनी बेटी को जो है डॉक्टर के पास ले जा सकें। हर जॉब इज़ अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, मतलब वो इतनी ज़्यादा थक जाती है वो ये डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पे पूरा काम कर करके, है ना, कि एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। और जब उसका दिन का पूरा काम खत्म हुआ, फिर से वो हॉस्पिटल गई, अपनी बेटी को लेकर के लाइन में लग गई, है ना। तो इतना थकने के बाद फिर उसके बाद से फिर से वही लाइन, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से थक चुकी थी। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अनलाइक वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। तो मतलब कि इतनी जब लंबी लाइन रहती है ना कि ये सुबह तक लगी रहती है, और जो ना, तो क्योंकि ना ये जो सुबह जैसी लाइन नहीं थी, सॉरी, सुबह जैसे कि वोट देने के लिए गए थे, तो वो वैसी लाइन नहीं थी ये। तो ये जो थी यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो थे वो गरीब थे, है ना, जो कि लाइन में खड़े हुए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हम देख सकते हैं कि कांता की लाइफ में कितनी इनइक्वालिटी है ना, अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। अब दूसरी इनइक्वालिटी देखते हैं। कांता इज़ वन ऑफ द मैनी पीपल हु लिव्स इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता ऐसे ही कई लोगों में आती है, जो कि उन लोगों में आती है जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक इंडिया में, एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। बट उनके पास में राइट टू वोट है, पर उनकी जो लिविंग कंडीशन है, ठीक है, जिस तरीके से वो रहते हैं और जो भी काम करते हैं, तो इससे वो इक्वल नहीं है, इक्वालिटी से कोसों दूर है ना। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, तो पुअर होने के साथ साथ जो इंडिया के पीपल हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं इन इक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। मतलब कि जो इंडिया के पीपल गरीब तो हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, और उसके साथ साथ वो जो है इन इक्वालिटी फेस करते हैं कई सारे तरीक़ों से। ना हम स्टोरीज़ देखेंगे, ठीक है, उससे हमको रियल इंसिडेंट है ये जो लोगों की ज़िंदगी में हुए हैं, ठीक है, और उससे पता चलेगा हमको डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में रहती हैं उसके बारे में, है ना। वन ऑफ द मोर कॉमन वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ अ कास्ट सिस्टम। तो आप देखो बहुत ही बड़ा जो टैबू टाइप का है ये, जो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी है अपनी जो कंट्री में, वो है कास्ट सिस्टम, ठीक है। इफ़ यू लिव इन अ रूरल एरिया, अगर आप कहीं गांव वाले एरिया में रहते होगे, तो जो आपकी कास्ट आइडेंटिटी है ना, वो ऐसा होगा जैसे कि उसको पढ़ाया जाता है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। जब बहुत यंग होगे ना, बचपन से ही आपको ये कास्ट वगैरह का झोल झाल सहना पड़ता है ना, ये जो इनइक्वालिटी है ना,
तो बचपन से ये सब में आपको ढाल दिया जाता है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अगर आप अर्बन इंडिया में रहते हैं, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट द पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। अगर आप जो अर्बन एरिया सिटीज़ में रहते हो तो लोग जो काम करते हैं उसके हिसाब से जाने जाते हैं, ना कि कास्ट के हिसाब से, है ना। मतलब कम देखने को मिलता है अर्बन एरियाज़ में कास्ट वगैरह का, ऐसा नहीं है देखने नहीं मिलता है, पर हाँ थोड़ा कम है, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोन from leading newspapers and you will see how important the issue of caste continues to be the minds of जो highly educated urban Indians। तो आपको ये जो मैट्रिमोनियल देखते हैं, जो शादी वगैरह की ऐड आती है ना कि ये नीडेड है, एक ब्राइड नीडेड है, ठीक है, तो इस तरीके के ओके। तो यहाँ पर ना जो देखने को मिलेगा आपको कास्ट कितनी ज़्यादा अभी भी लोगों के दिमाग में भरी हुई है, जो कि एजुकेटेड इंडियंस हैं, ठीक है, एजुकेटेड अर्बन इंडियंस, तो मतलब अर्बन एरियाज़ में। जैसे कि ये देखो, नाउ लेट अस रीड दस एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस देखेंगे एक दलित चाइल्ड का, ये रियल स्टोरी है जो कि स्कूल जाया करते थे, है ना, उनका हम एक्सपीरियंस देखेंगे। हमने दलित टर्म के बारे में पढ़ा था, है ना, सिक्स्थ क्लास की बुक में हमने पढ़ा था कि दलित का मतलब क्या होता है। दलित का मतलब होता है, जो दलित जो टर्म है ना वो सो कॉल्ड लोअर क्लासेस को बोलते हैं। सो कॉल्ड क्यों? क्योंकि ये गलत चीज़ है ना, लोअर ऊपर क्लास बना करके रखी है, तो ये रॉन्ग चीज़ है, इसलिए इसको सो कॉल्ड लगाते हैं ना। यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स, तो वो अपने आप को जो दलित बोलते हैं, लोअर क्लासेस जो है ना। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और वो अपने ये वर्ड यूज़ करके बताते हैं कि वो कितने जो मतलब टूट चुके हैं अंदर से, और उनके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो 1950 से 2013 तक का इनका टाइम पीरियड था, ठीक है, ये जो थे ना दलित राइटर थे। इन्हें ऑटोबायोग्राफी, झूठन तो बायोग्राफी होती है जब कोई और आपकी जो जीवन के बारे में लिखता है। ऑटोबायोग्राफी होती है जब आप खुद अपने लाइफ के बारे में लिख रहे हो, है ना। जैसे कि उन्होंने झूठन अपनी जो ज़िंदगी के बारे में बताया लोगों को, है ना, तो उसका नाम था झूठन। ही राइट्स, उन्होंने बोला आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन द क्लास, तो इनको ना अलग से बैठना पड़ता था। जो क्लासरूम में जब ये छोटे से थे ना तब से इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, है ना। इनको दूर मतलब अलग से बैठना पड़ता था, दूर क्लास में, है ना, और ज़मीन में बैठना पड़ता था। कभी कभी तो चटाई भी बहुत छोटी पड़ जाती थी, तो इनको ना ज़मीन में ही बैठना पड़ता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर, कभी कभी तो इनको एकदम अलग थलग बैठना पड़ता था, जो सबसे अलग, है ना, कभी कभी दरवाजे के पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, तो कभी भी मतलब टीचर भी डिस्क्रिमिनेशन किया करता, बच्चे कर रहे हैं, टीचर भी डिस्क्रिमिनेशन किया करता था कि बिना किसी रीज़न से मतलब उनकी पिटाई हो जाती थी, उनको मारते थे। व्हेन ही वाज आस्क्ड इन क्लास 4th में, उनको जब वो क्लास 4th में थे, उनके हेड मास्टर ने बोला, ओम प्रकाश तुम्हें झाड़ू लगानी है स्कूल में, प्लेग्राउंड में, ठीक है, तो साफ़ करने को बोला गया वहाँ पर, झाड़ू वगैरह लगा करके जो स्कूल को और जो भी प्लेग्राउंड है वहाँ पर स्कूल में उनके। तो हेड मास्टर ने देखो एक छोटे से बच्चे को मतलब ग्राउंड साफ़ करने को बोला, इतना बड़ा, है ना, और स्कूल साफ़ करने को बोला, तो कैसे टीचर थे उस टाइम के। तो मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी लार्ज देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल, मतलब इतने छोटे से थे ये, 4th क्लास का बच्चा कितना छोटा सा होता है ना, और इतना बड़ा ग्राउंड उनको साफ़ करने के लिए कह दिया गया, है ना, हैंडल करना और साफ़ करना उस पूरे ग्राउंड को और स्कूल को। उनका ना जो पीठ वगैरह थी वो भी दुखने लगी थी। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, उनका जो चेहरा था पूरा धूल से जो चिपक गई थी, धूल से मतलब पूरा लग गया था उनके चेहरे में। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, तो उनके मुंह में भी डस्ट चली गई थी, मतलब जो धूल थी ना उनके मुंह के अंदर भी चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, जो बाकी बच्चे थे उनकी क्लास में वो पढ़ रहे थे, पर इनको सफाई कर रहे थे ये जो ग्राउंड की, है ना। कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है छोटे बच्चे के साथ में। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, हेड मास्टर बैठा हुआ था रूम में और इनको देख रहा था, है ना। उनको ना पानी भी नहीं पीने दिया था, ठीक है, और फिर वो ना मतलब पूरे दिन यही काम करते रहे, फ्रॉम द डोर्स विंडोज़ ऑफ द स्कूल रूम्स। तो ना जो द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस, मतलब सभी लोग देख रहे थे कि छोटे बच्चे से इतना सारा काम कराया जा रहा है ना, और जो बाकी बच्चे थे वो भी देख रहे थे, टीचर्स भी देख रहे थे सारे, है ना। हेड मास्टर उनके स्कूल का ये छोटे बच्चे से इतना काम करवाया है, पूरे दिन वो यही करते रहे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, कई दिनों तक वो यही करते रहे, है ना, मतलब उनके स्कूल साफ़ करवाते थे, प्ले ग्राउंड साफ़ करवाते थे, ठीक है। दिस ओनली केम टू एंड व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय, तो वहाँ से ना क्या हुआ, ये जब ख़त्म हुआ, जब उनके पिता जो थे वहाँ से निकल रहे थे और उन्होंने देखा उनका बच्चा पढ़ने के लिए गया है और वो क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है, वहाँ की झाड़ू लगा रहे वहाँ पर, है ना, स्कूल में, ठीक है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, फिर उन्होंने टीचर को चिल्लाया था, है ना, टीचर्स। देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल, फिर वहाँ से वो निकल गए स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश, ठीक है, तो ओम प्रकाश को लेकर के वहाँ से निकल गए। उन्होंने चिल्ला करके बोला ताकि तब सब लोग सुन लें, यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हैं, सो आई एम लीविंग नाउ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, तो मतलब आप ये ना याद रखना, विल स्टडी राइट हेयर, वो पढ़ेगा, ठीक है, इन दिस स्कूल, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, ये नहीं और भी बच्चे आएंगे जो कि यहाँ पर पढ़ेंगे, मतलब कि दलित जो बच्चे थे ना वो, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया था ना, ठीक है। तो उन्होंने बोला ऐसा, जो टीचर्स वगैरह सब सुन रहे थे,
ठीक है। तो ये देखिए, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित्स लाइफ, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई हुई है कि इनके साथ साथ कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये कवर दिया गया है बुक का। वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज ट्रीटिंग अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड क्लासमेट्स? तो क्यों ट्रीट किया गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि? क्योंकि वो दलित के बच्चे थे, इसलिए उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया था कास्ट की बेसिस पे, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन जो कि बहुत ही गलत चीज़ है ना, जो कि नहीं होना चाहिए हमारे सोसाइटी में, ठीक है। तो आप कैसा फील करेंगे अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है इमेजिन करने को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह पर, और 2-4 लाइन लिखने को, ठीक है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते, ठीक है। तो ये बताया गया है। सेकंड स्टोरी है बेस्ड द इंसिडेंट में दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज़ लार्ज सिटीज़। तो एक बड़ी सी सिटी में, ठीक है, एक इंसिडेंट होता है। ये कॉमन प्रैक्टिस है, हम कई सारी कंट्रीज़ में देखते हैं, मतलब कई सारी जगह पर देखते हैं हमारी कंट्री में। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे, हु वर लुकिंग टू रेंट। तो वो किराए का घर देख रहे थे, ठीक है, अपार्टमेंट सिटी में। उनके पास में मनी की या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो पे कर सकते हैं। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास में गए और फाइंड द प्लेस, ठीक है, ताकि वो फाइंड कर सके एक जगह। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स। तो डीलर ने बोला कि मैं जानता हूँ कुछ अपार्टमेंट्स को जो अवेलेबल है रेंट के लिए। वो विज़िट किए, वहाँ पर गए फर्स्ट अपार्टमेंट में। अंसारी को बहुत अच्छा लगा ये जो अपार्टमेंट था, ठीक है, जो रूम वहाँ पर था ना, जो उनको चाहिए था रेंट पर, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया ठीक है यही लेंगे। हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स शी मेड एन एक्सक्यूज़, ठीक है। तो लैंडलेडी जो थी, जब जो उनकी मालकिन थी ना, तो उन्होंने जब इनका नेम देखा अंसारी, ठीक है, तो उन्होंने एक्सक्यूज़ बना दिया हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट। तो उन्होंने बोला कि मैं ना रेंट पे नहीं दे सकती किसी को भी अपना जो घर है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में कोई भी जो है भी मतलब नॉन वेजिटेरियन को नहीं दे सकते। वो रेसिडेंट कोई भी नहीं है उनके यहाँ नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट जो कि मीट खाता हो। बोथ अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर्स वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। वो दोनों सरप्राइज हो गए थे, अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर, क्योंकि ना जो फ़िश की स्मेल आ रही थी जो कि पड़ोस के घर से। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। तो सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट में भी ये एक्सक्यूज़ दिया गया, है ना। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स। तो उन्होंने बोला आप लोग अपना नेम चेंज कर लो, ठीक है, कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार। अंसारी वर रिलक्टेंट टू डू दिस। उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं करना ये सब, है ना। डिसाइडेड टू लुक सम मोर। तो उन्होंने बोला और देखते हैं। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ। तो पूरा महीना लग गया, वो अपार्टमेंट देखते रहे, ठीक है। फिर बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव दैम अ प्लेस ऑन रेंट। फिर उनको मिल गया था, ठीक है, मिल गई उनको लैंड लेडी जो कि घर दे रही थी किराए से, है ना। तो यहाँ पर ना नेम की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, रिलीजन की वजह से, ओके। तो यहाँ पर दो हमने स्टोरीज देखी। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अब डिग्निटी के बारे में देखते हैं। यू हैव अंडरस्टूड by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally। तो हमने अभी तक समझ लिया जैसे कि कास्ट में, जिस कास्ट में हम पैदा होते हैं, रिलीजन जो हम प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो हमें ना ये अनइक्वली अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है इधर से, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वर बी ट्रीटेड अनइक्वली। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि को कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेट किया गया था, अंसारीज को रिलीजन के बेसिस पे, है ना। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब पर्सन्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वॉयलेटेड। जब उनके साथ में गलत ट्रीटमेंट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उनकी डिग्निटी वॉयलेशन होता है, उनकी डिग्निटी का, ठीक है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज वॉज वॉयलेटेड बिकॉज द वे इन विच दे आर ट्रीटेड बाय पिकिंग ऑन हिम, सॉरी। तो ये जो ना इनकी डिग्निटी वॉलेट हुई थी, इनकी डिग्निटी अफेक्ट हुई थी, क्यों? क्योंकि इनको ट्रीट किया गया था अनइक्वली बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल। जब उनको उस बच्चे को ही उठाया जो कि दलित था कास्ट के बेसिस पे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल मेट्स टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली। तो उनकी जो डिग्निटी थी ना उसको हर्ट किया, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो डिग्निटी को हर्ट किया, जो उनके स्कूल टीचर थे, स्कूल मेट्स थे, उन्होंने एंड मेड हिम फील, और उनको फील कराया कि आप ना इक्वल नहीं हो, ठीक है, बहुत मतलब लेस इक्वल हो आप टू ऑल अदर स्टूडेंट्स। हम लोग सब इक्वल है पर आप नहीं हो इक्वल, है ना। इस तरीके का फील करवाया उन लोगों को ना, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। बीइंग अ चाइल्ड, वो छोटे बच्चे थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन। तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब छोटे से थे, है ना, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। इट वॉज हिज फादर, जब इनके फादर थे, उन्होंने ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री, जब उनको गुस्सा आया बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट कन्फ्रंटेड, तो उन्होंने फिर टीचर्स को जवाब दिया था, है ना। गुस्सा हुए थे टीचर्स पे जब वो अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे थे उस बच्चे के साथ में। अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट, अंसारीज की डिग्निटी भी हर्ट हुई थी। व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम, जब उन्होंने लोगों ने मना कर दिया था उनको अपना अपार्टमेंट देने में। हाउएवर द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, इट वॉज देयर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड दैम टू रिफ्यूज़ द सिचुएशन। तो जब प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि आप ना अपना नेम चेंज कर लो, तो उनकी जो डिग्निटी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना,
वो हर्ट हो रही थी ना, तो उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट ने उनको मना कर दिया कि वो सजेशन नहीं माने, अपना नेम चेंज नहीं किए। ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। इनके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए था, उनको भी इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी मिलनी चाहिए थी, है ना। यहाँ पर ना कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। यहाँ पर ये मूवी थी, उसमें ना जब ये जो पॉलिश करता है, शू पॉलिश करता है ना ये बच्चा, तो कैन यू थिंक ऑफ द इंसिडेंट इन योर लाइफ विच, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक मूवी के बारे में आपने सुना भी होगा ये सीन, ठीक है। तो ये ना शू पॉलिश करने के लिए बच्चे बैठे रहते हैं, ये लोग आते हैं, ये आदमी ये शू पॉलिश करवाते हैं इनसे, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, पैसा फेंक करके देते हैं, है ना। तो बोलता है कि मैं ना जो फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, है ना। इस तरीके का डायलॉग बोलता है वो बच्चा, फिर ये लोग उसको पैसे उठा करके देते हैं ना। 1975 की फिल्म है ये, दीवार, ठीक है। दीवार फिल्म है। अ बॉय हु वर्क्स एज अ शू शाइन रिफ्यूजेस। ये जो शू शाइन का काम करते थे, जूते साफ़ करते थे, ठीक है, पॉलिश करते थे, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। जो पैसे इन्होंने फेंक करके दिए थे इस आदमी ने, तो मना करते थे कि हम फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ही फील्स दैट देयर इज़ अ डिग्निटी इन द वर्क। तो उनको लगता था कि ये डिग्निटी का वर्क है, मतलब कि दैट वी डज एंड इंसिस्ट दैट हिज फीस वी गिवन रिस्पेक्टफुली। तो मतलब हर काम जो होता है ना, तो हर काम जो होता है उसमें कुछ मतलब कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना। तो इनको लगता था कि मतलब रिस्पेक्टफुली लोगों को पैसे देना चाहिए, ऐसे क्या है फेक करके दे रहा है ना। सही बात है। फिर इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इक्वल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी पर्सन, जितने भी लोग हैं सिटीजन हैं इंडिया के, सभी लोग इक्वल हैं इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 बोलता है संविधान का प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि कई सारे बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये 15वां आर्टिकल बोलता है। 14 बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी, है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करते हैं सभी लोग इक्वल हैं। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल, हर जो इंसान है कंट्री का, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से, ट्राइब से, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, है ना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग इक्वल हैं। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है, हमारा संविधान कहता है सभी लोग को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, है ना। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इट डजेंट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। आप देखो, ये ज़रूरी तो नहीं ना कि सभी लोग मतलब इक्वली कोई भी गरीब ना हो, है ना। तो इनइक्वालिटी तो है हमारे सोसाइटी में, पर हाँ, हमारा जो डेमोक्रेटिक इंडिया है उसका जो संविधान कहता है कि सभी लोग इक्वल हैं, और इक्वालिटी ऑफ ऑल जो है उस प्रिंसिपल को हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज़ किया गया है ना, उसको माना गया है। वाइल अर्लियर no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that the people are treated with dignity and equals. पहले कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था कि पीपल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो मतलब कहाँ जाए, कहाँ रिपोर्ट करें, है ना। ओके पर अब हमारे यहाँ लॉ भी है जो डिस्क्रिमिनेशन और ट्रीटमेंट, जो इल ट्रीटमेंट होता है लोगों के साथ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनके साथ उनको ना जो लोग हैं उनके साथ उनको डिग्निटी के साथ में ट्रीट करने के लिए, उनको इक्वली ट्रीट करने के लिए। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का बताया द कॉर्नरस्टोन ऑफ आर डेमोक्रेसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डेमोक्रेसी का पार्ट है। वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट थ्रू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं हमारे, और फिर यहाँ पर बैठ करके डिबेट डिस्कशन कर करके हमारे लिए लॉज बनाते हैं ना। तो ये पार्लियामेंट का बताया गया। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिकॉग्नाइज करते हैं ना इक्वालिटी को, तो कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। जैसे कि हमने आपको बताया था, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लोग इक्वल हैं लॉ के सामने, है ना। वॉट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हर इंसान, वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री से लेकर के कांता तक, एक डोमेस्टिक वर्कर्स तक, सभी तक इक्वल है ना। हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। सभी लोगों के लिए लॉ जो है सेम है ना, किसी के लिए कोई प्रिविलेज नहीं है ना। सभी लोगों के ऊपर सेम लॉ एप्लीकेबल होता है। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, और वेदर दे आर फीमेल और मेल। जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जहाँ पर वो जन्म हुए उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। थर्ड है एवरी पर्सन हैज़ टू असेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर जो पर्सन है उसको असेस करने का अलाउ है कि जो पब्लिक प्लेसेस पे, जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ सभी लोग जा सकते हैं। जैसे कि प्लेग्राउंड हो गया, होटल हो गया, शॉप्स हो गई, मार्केट हो गई, सभी लोग जा सकते हैं। कोई मना नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पर नहीं जा सकते आप, है ना। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल है। सभी लोग जो हैं जो पब्लिकली अवेलेबल कुएँ हैं, ठीक है, रोड है, बाथिंग घाट्स है, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। टचेबिलिटी एक क्राइम है, कोई भी प्रैक्टिस करता है इसको तो उनको ना सज़ा होती है फिर, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी अबॉलिश की गई है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। ओके, अनटचेबिलिटी छुआछूत होता है ना, जो सो कॉल्ड मतलब कि जो लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं इसके बेसिस पे, है ना। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू द लॉज एंड सेकंड थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, ठीक है। तो दो तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है इक्वालिटी जो है ना, उसको फोर्स में लेकर के आई, मतलब इक्वालिटी समाज में लेकर के आई। किस तरीके से,
एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लॉज बना करके, जैसे कि ST एक्ट है तो उससे पनिशमेंट दी जाती है जो भी पर्सन उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करता है ना, SC और ST के साथ में, तो उन जो लॉ है वो तो वो पनिशमेंट देता है इनको, है ना। और डिस्क्रिमिनेशन कोई करता है, आपका फंडामेंटल राइट है, वॉयलेशन होता है फंडामेंटल राइट का, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, है ना। तो लॉ के थ्रू पहला तो हो गया। और सेकंड है कि गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स लेकर के आती है, प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं जो भी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ होती है उनके लिए। ऐसे कई सारे लॉज हैं इंडिया में जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हर किसी जो एवरी पर्सन है उसके राइट को, कि वो इक्वली ट्रीट किया जाए उसको, है ना। इन एडिशन टू द लॉज गवर्नमेंट जो है कई सारी स्कीम्स लेकर के आई हैं इम्प्रूव करने के लिए लोगों की ज़िंदगी को, है ना, और कम्युनिटीज़ जो है उनकी ज़िंदगी को, है ना, उसमें इंडिविजुअल की, एंड उनको ना इक्वली ट्रीट किया जाए, अनइक्वली ट्रीट ना किया जाए, है ना। जिनके साथ में अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है उनके लिए कई सारी स्कीम्स लेकर के आए हैं ना। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। ये स्कीम्स जो है इंश्योर करेंगी ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को, है ना, सभी लोगों को जो अधिकार है अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनको, ठीक है, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। हु हैड नॉट हैड इन दिस पास्ट, मतलब कि जैसे कि दलित्स हो गए, ठीक है, SC STs हो गए, तो उनके साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं ना, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो आगे बढ़ सके, है ना। इस तरीके से ये देखो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 2 कहता है ज़ीरो हंगर, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यूनाइटेड नेशन जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्ल्ड लेवल पे, ओके, UN कहते हैं, ठीक है। UN नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे है ना, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो है उसकी मेंबर है, हमारा भारत भी उसका मेंबर है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इस्टेब्लिश किए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो कि फ्यूचर जो जनरेशन का भी ख्याल रखे और प्रेजेंट जनरेशन का भी, है ना, कि ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको बर्बाद नहीं करना है जो वाटर है या फिर कोई भी रिसोर्सेज है हमारे यहाँ पर, इतना पोल्यूशन नहीं फैलाना है, पृथ्वी को रहने लायक छोड़ना है आगे जनरेशन के लिए भी, है ना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों को लेकर के चले, और मतलब कि अच्छे से डेवलपमेंट लेकर के चले सस्टेनेबली, ओके। तो इसका जो इसमें ना 17 डेवलपमेंट गोल दिए गए हैं जो सभी कंट्री को अचीव करने हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्स होते हैं, आपका गोल है कि अपने एग्जाम में पास होना, अच्छे नंबर लाना, ठीक है, ये सब होता है ना, जैसे कि अच्छी परफॉर्मेंस देना है स्कूल में, ओके। तो इस तरीके का चीज़ें होती हैं आपके पास, है ना। उसी तरीके से हर कंट्री को ये गोल, उनको ये गोल फुलफिल करने हैं, है ना। जैसे कि फर्स्ट गोल होता है नो पॉवर्टी गोल, जो फर्स्ट है ना, गोल फर्स्ट कहता है नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी का मतलब होता है फर्स्ट गोल जो कि गरीबी नहीं होनी चाहिए। सेकंड गोल कहता है ज़ीरो हंगर, मतलब भुखमरी नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों को खाना मिले, है ना। थर्ड गोल कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी लोगों का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। ऐसे ही 17 गोल दिए गए हैं, 17 गोल हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं हर कंट्री को। अब वो हो सकता है कि ये लोग अचीव ना कर पाएँ तो फिर से एक और गोल सेटअप कर देंगे वो लोग, है ना। तो 2030 तक ये अचीव करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, ओके। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। तो एक स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिया है स्कीम, मिड डे मील स्कीम होता है, जिसको अब ना दूसरा नाम दिया गया है, इसको PM पोषण कहा गया है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। तो इसका नया नाम है ये। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। तो ये ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो मेल न्यूट्रिशन देखा जाता था, है ना, जो बच्चे थे उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी, उनको ढंग से ना खाना नहीं मिला करता था। तो फिर क्या हुआ, जो गरीब बच्चे होते थे ना उनको अच्छे से खाना वगैरह नहीं मिला करता था, ठीक है। और जो एक सेकंड रीज़न, फर्स्ट रीज़न तो ये था, और सेकंड रीज़न था कि वो लोग जो थे ना स्कूल में कम आया करते थे, है ना। तो उसको काउंटर करने के लिए ये स्कीम लाई गई। इसमें क्या होता है कि कुक्ड फूड प्रोवाइड करते हैं लंच में, है ना, बच्चों को, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर खाना मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको खाना मिलता है वहाँ पर, ठीक है। और इससे क्या हुआ, स्कूल में बहुत सारे बच्चे भी जाने लगे, ठीक है। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था इंडिया का जहाँ पर ये स्कीम लाई गई, ठीक है। इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ। जब तमिलनाडु में इसका अच्छा सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन देखा गया तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है कि अपने जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर 6 महीने के अंदर जल्दी जल्दी ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। इसके कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले, अच्छी चीज़ें देखने को मिली इसका जो इफेक्ट था। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट पुअर चिल्ड्रन हैव बिगिन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग द स्कूल। अब क्या हुआ, अब जो गरीब बच्चे थे अब वो स्कूल आने लगे, खाने के बहाने ही सही, ठीक है, पर वो स्कूल आने लगे, ठीक है। पढ़ाई भी होने लगी उनकी और खाना भी होने लगा, है ना। तो अच्छी हेल्थ भी मिलने लगी उन लोगों को। टीचर्स बताते थे कि पहले क्या करते थे बच्चे ना, घर जाते थे लंच के लिए और वापस ही नहीं आते थे, है ना, मतलब स्कूल से वो घर गए लंच के लिए, वापस ही नहीं आ रहे हैं। अब मिड डे मील स्कूल में ही मिलने लगा, अच्छा खाना देने लगे उनको पोषण वाला, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, इनकी अटेंडेंस भी इंप्रूव होने लगी बच्चों की। उनकी मदर्स जो है बच्चों की, जो कि ना मतलब हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन। तो उनको ना पहले वो काम किया करती थी जो भी औरतें, तो उनको ना फिर अपना काम छोड़ करके बच्चों को खाना खिलाना पड़ता था घर में, है ना, क्योंकि बच्चे आ जाते थे स्कूल से, है ना। अब ये सब नहीं करना पड़ रहा था उनको क्योंकि स्कूल में ही बच्चों को खाना मिलने लगा था। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द कास्ट प्रेजुडाइसेस बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। अब इससे ना जो कास्ट वगैरह जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था वो भी रिड्यूस हो गया क्योंकि सारे बच्चे साथ में खाना खा रहे हैं स्कूल में, है ना। इसमें क्या डिफरेंस होगा, फिर सभी लोग इक्वली ट्रीटमेंट किया जा रहा है सभी के साथ, है ना, सारे बच्चे एक ही जगह खाएंगे।
एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। तो मतलब कुछ जगहों पर तो ऐसा भी हुआ कि दलित वुमेन को मतलब काम पे रखा गया ताकि खाना बना सके वो, है ना। तो धीरे धीरे करके कास्ट वगैरह भी खत्म हुआ। तो मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट। तो मिड डे मील प्रोग्राम ने हेल्प किया कि रिड्यूस कर दे हंगर जो है लोगों को, जो बच्चों का ना जो भूखे रहते थे वो, ठीक है, स्कूल में भूखे आते थे तो उनका जो पेट भी भर जाता था, है ना, अच्छा खाना मिल जाता था बच्चों को। एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज अगर वो देखो बच्चे आते थे भूखे रहते थे, उन्होंने खाना नहीं खाया रहता था तो वो फोकस भी नहीं करते थे, है ना। खाली पेट भजन नहीं होते ना मतलब कुछ भी नहीं होता खाली पेट, तो पहले खाना बाद में काम दूजा, ठीक है। तो मतलब पहले खाना खाना चाहिए फिर उसके बाद में दूसरा काम करना चाहिए, है ना। तो बच्चों को खाना मिल जाता है फिर वो पढ़ाई भी करते हैं ना। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाने के लिए। देयर इज मच स्टिल नीडेड टू बी डन, पर और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज हेल्प टू इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, देयर कंटिन्यूज टू बी अ बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन द स्कूल दैट द रिच अटेंड एंड दोज इन द पुअर अटेंड, ठीक है। पर और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है। क्यों करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना आप देखोगे जो प्राइवेट स्कूल में उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पर, है ना। और जो गरीब बच्चे जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा करप्शन होता है ना। करप्शन की वजह से गवर्नमेंट फ़ंड तो देती है पर जो होता है ना अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है वहाँ का, ठीक है। तो ज़रूरत है। तो क्या होता है कि बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों जो स्कूल्स होते हैं, रिच बच्चे जहाँ पर जाते हैं और जो गरीब बच्चे जाते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि हम इतना अच्छा बना दें अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को कि वहाँ पर मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, है ना, हर चीज़ की वो पढ़ाई कर सके अच्छी। जैसे कि दिल्ली में आप देखोगे गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ कर गवर्नमेंट के कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल है उनसे भी ज़्यादा अच्छे, है ना। तो उस तरीके के स्कूल्स होने चाहिए ताकि जो गरीब बच्चा है उसको भी अच्छी शिक्षा मिल सके, है ना। जैसे कि अभी नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है PM राइस के अंदर, ठीक है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पूरा जो स्कूल का स्ट्रक्चर भी चेंज किया जाएगा, गवर्नमेंट जो स्कूल में इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, है ना। तो PM राइस के अंदर भी जो स्कूल्स को डेवलपमेंट किया जा रहा है स्कूल्स का, है ना। यहाँ पर ना लिखा हुआ है कि अभी भी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर दलित बच्चे जो होते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे, तो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ऐसा स्कूल तो फिर गांव साइड ही होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है अभी भी, जहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं पहुँचा है ना। तो वहाँ पर जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे अभी भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected। तो इनको ना अनइक्वल सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है ना। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक दैम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स। तो लॉ तो कहता है कि सभी लोग इक्वल है, पर लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं ना, अपने आप को ज़्यादा मतलब महान समझते हैं, दूसरे को अनइक्वल समझते हैं, बोलते कि ये तो हमसे छोटा है। ऐसी कैसी बात हो गई, है ना। सभी लोग इक्वल हैं, ओके। तो यहाँ पर ना ये पिक्चर भी दी गई है मिड डे मील स्कीम की, ओके। जो चिल्ड्रन बीइंग सर्व देयर मिड डे मील ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि कहाँ पर, उत्तराखंड में, ओके। इतना हो गया। फिर इसके बाद में वन ऑफ द मेन रीज़न दैट इट इज़, ये एटीट्यूड क्यों है, और ये जो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड चेंजिंग वेरी स्लोली। क्योंकि ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं लोग, तो वो धीरे धीरे चेंज होते हैं ना। तो इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी एक्सिस्ट करती थी जब हमारा संविधान आया था, ठीक है, जब भी हम आज़ाद हुए थे, जब हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और इनइक्वालिटी थी, है ना। अब देखिए तो अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है ना, मतलब कि आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। हाँ, अभी भी कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। इवन तो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करना लॉ के खिलाफ है, मतलब कि आप लॉ का वायलेशन कर रहे हो, आप कानून का तोड़ रहे हो कानून को, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। फिर भी वो क्या करते हैं, अनइक्वली पीपल को ट्रीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, बिकॉज दे आर वुमेन, ठीक है। तो विमेन जो हैं, तो मतलब कि और रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी द प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, ठीक है। तो जब लोगों को यकीन हो जाएगा, वो बिलीव करने लगेंगे कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, ठीक है, सभी लोग समान हैं, सभी लोगों को रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, है ना। तो ये एटीट्यूड चेंज होगा। फिर एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल। इक्वालिटी को लेकर के आना डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अभी भी एक स्ट्रगल चल ही रहा है। वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक, ठीक है। तो अभी भी ये कंटिन्यूस स्ट्रगल चल ही रहा है, इक्वालिटी लेकर के आना है सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ में, जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा, है ना। वो लोग अच्छे से, जो लोगों को, दूसरे पर्सन होते हैं उनको इक्वली ट्रीटमेंट करें, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, और फिर बाकी चीज़ें और भी हम पढ़ेंगे इक्वालिटी के बारे में इस बुक में, ओके। तो BR अम्बेडकर जो है कहते हैं कि जो डिस्ग्रेसफुल है, अगर आप, इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। ये शर्मनाक है कि आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट के उस पर रह रहे हो, मतलब कि जो किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना, इस तरीके से कि ये गलत चीज़ है, ठीक है, कि आप किसी का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और आप जी रहे हो, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट विटल फैक्टर इन लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट लाइफ में। विदाउट इट, इसके बिना मैन जो होता है ना, इंसान जो होता है, ये जो होता है किफर हो जाता है,
जबकि इसके बिना नहीं रह सकते हैं ना। टू लिव वर्थली लाइफ विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफिकल्टीज़, और डिफिकल्टीज़ जो आती हैं, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उनका सामना करके ही हम अपनी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी मेंटेन कर सकते हैं, ला सकते हैं। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल, तो मतलब आपको कंटिन्यूस स्ट्रगल करना पड़ेगा अलोन दैट डिराइव्स स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। और फिर जो है तभी आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में रहते हैं। ओके, तो ये जो है अम्बेडकर साहब ने बोला है, मैन इज़ मॉर्टल, हर किसी को एक ना एक दिन जो है मरना ही है ना, ये जीवन का सत्य है, ठीक है। ये जो है लाइफ का ट्रुथ है कि हर किसी को एक ना एक दिन मरना है, बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडियल्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इन ब्रिंगिंग वंस ह्यूमन लाइफ। पर अपनी लाइफ को हमें फिल करना चाहिए अच्छे से, कि हम जो है सेल्फ रिस्पेक्ट से रहें और दूसरों की लाइफ भी अच्छी करें, है ना। नथिंग इज़ मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन दैन टू लिव डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इससे ज़्यादा अशोभनीय, इससे ज़्यादा जो ख़राब चीज़ क्या होगी कि एक पर्सन जो है बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के रह रहा है ना। तो ज़रूरी है हम अपनी अपनी सबसे पहले तो जो अपनी रिस्पेक्ट करें हम, है ना। जब अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, आप सोच रहे होंगे कि क्या जो इंडिया ही ऐसी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर जहाँ पर इन इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना। और कंटिन्यूसली हम स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वालिटी के लिए, है ना, जो अभी तक इक्वालिटी ला सके अपने सोसाइटी में, अपने कंट्री में, है ना। द ट्रूथ इज़ दैट मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशूज़ अराउंड द कम्युनिटीज स्ट्रगल। तो आप देखोगे कई सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पर इशू है इक्वालिटी का, मतलब कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है वहाँ पर, तो वहाँ पर कम्युनिटीज़ स्ट्रगल कर रही हैं फॉर इक्वालिटी। सो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के बारे में आप जानते होंगे। तो वहाँ पर ना अफ्रीकन अमेरिकन जो है, जिनके एंसेस्टर जो स्लेव थे, मतलब कि जो अफ्रीका से लोग ले जाए गए थे वहाँ पर, लेकर गए थे अमेरिका में ताकि उनसे काम करा सके, है ना, स्लेव बना करके। अब उनके जो पूर्वज तो स्लेव थे, है ना, पर अब वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई है वो, ठीक है, तो वो लोग सब आज़ाद हो गए, ठीक है। तो जो ब्लैक है ना उनके साथ में इल ट्रीटमेंट होता था, तो जो तो ना उनके साथ में अनइक्वल बिहेवियर होता है अभी भी। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वर मूवमेंट इन 1950s, तो 1950s में वहाँ पर मूवमेंट हुआ ताकि इक्वल राइट्स मिल सके अफ्रीकन अमेरिकन्स को। इससे पहले ना अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन यूएसए, है ना। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, मतलब कि अफ्रीकन जो ओरिजिन है उनका, पर वो अमेरिका में रहते हैं ना, अमेरिका में उनका मतलब उनके पूर्वज जो है वो अफ्रीकन थे, लेकिन वो अमेरिका में ही जन्मे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, पर उनके साथ में अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, उनके साथ में भेदभाव होता है ना, उनको इक्वालिटी नहीं मिलती है। जैसे कि बाय ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप देयर सीट व्हेनेवर वाइट पर्सन विश टू सिट। जैसे कि अगर किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अफ्रीकन है, वो अफ्रीकन अमेरिकन है, मतलब कि ब्लैक पर्सन है, और बाकी जो है ना जो यूएस के लोग हैं, ओके। तो वहाँ पर अगर कोई बस से ट्रैवल कर रहा है तो कोई भी अगर जो मतलब कि वाइट पर्सन आता है तो ना उसके लिए उनको सामने वाली सीट खाली करनी पड़ती है अगर वो बैठते हैं, या फिर आपको पीछे वाली सीट में ही बैठना पड़ेगा। तो ये अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में होता था, ठीक है। रोसा पार्क एक औरत थी, ठीक है, 1913-2005 में अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ये, तो ना ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मतलब कि ये जो इनके साथ में अनइक्वल ट्रीटमेंट भी हुआ था, ठीक है। तो टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, तो वो पूरे दिन काम करके आई और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी अपनी सीट, है ना। जो वाइट मैन आया तो ऐसा रूल था ना कि कोई भी जो अफ्रीकन अमेरिकन है, ठीक है, तो उसको ना अपनी सीट देनी पड़ेगी वाइट पर्सन को बस में, अगर कोई भी वाइट पर्सन आता है। ये 1 दिसंबर 1955 की बात है। उनके रिफ्यूज़ल एट दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज लिटिगेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड, ठीक है। तो उनके थ्रू ना, मतलब उन्होंने एक स्टेप लिया था कि सीट नहीं देंगे हम, है ना। तो उनके रिफ्यूज़ल से फिर और ज़्यादा ये बढ़ावा मिला इक्वालिटी के लिए वहाँ पर, है ना, जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट 1964 का था यूएस का। तो यहाँ पर प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। तो वहाँ पर रेस के बेसिस पे या फिर रिलीजन के बेसिस पे, नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो स्टार्टेड दैट ऑल स्कूल्स वर टू बी ओपन, और ना सारे स्कूल्स ओपन होने चाहिए अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए। पहले स्कूल्स भी वो अलग अलग हुआ करते थे, है ना, उनकी जो सेपरेट स्कूल्स हुआ करते थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन और इंग्लिश, जो अफ्रीकन अमेरिकन और अमेरिकन के लिए, है ना, जो वाइट पीपल थे उनके लिए। हाउएवर डिस्पाइट दिस मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। इतना जो ये सब होने के बाद भी अगर मेजॉरिटी में देखें हम, तो ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं तो वो लोग क्या है, वो गरीब है उनकी कंट्री में, है ना, ज़्यादा उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन हैं वो सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में जाना, है ना, उनके पास, और गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं, है ना, और अच्छे टीचर्स भी नहीं होते हैं उनके यहाँ, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और अच्छा, मतलब अच्छे जो वहाँ स्कूल में वहाँ पर ना अच्छे एरियाज़ में रहते हैं ना, जो वेयरस गवर्नमेंट स्कूल आर हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स। और ना वाइट पीपल वहीं पर रहते हैं, मतलब कि जो बहुत अच्छे गवर्नमेंट स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल जैसे, तो वहाँ पर, ठीक है, तो अच्छे एरियाज़ में भी रहते हैं। ये देखो, ये रोज़ा पार्क के फर्स्ट सीट में बैठी थी तो इनको उठना पड़ता अगर, क्योंकि वाइट पीपल आए थे, इन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं उठ रही, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्ट हो गया था इनका, है ना, मतलब इसने मना कर दिया था ये आदमी को, ये
ठीक है। ये जो है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है हमारा। आर्टिकल 15 मूवी भी है ना, तो इसके बारे में हम देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, प्रोहिबिट किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ना, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं करना है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। रेस के बेसिस पे, जैसे कि वो अफ्रीकन अमेरिकन जो है ना, अफ्रीकन की रेस है वो, ठीक है। कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, कहाँ आपका जन्म हुआ है उसकी वजह से। द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो स्टेट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसी भी सिटीजन के साथ में। नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, place of birth, or any of them be subjected any disability, liability, restriction, or condition with regard to access to shops, public restaurant, hotels, place of public entertainment, और द यूज़ ऑफ बेल्स, टैंक्स, बाथ, जो कार्ड्स है, मतलब कि पब्लिक प्लेसेस में आप, मतलब पब्लिक प्लेसेस में सब लोगों का एक्सेस हो सकता है और वहाँ पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो भी स्टेट फंड, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है ना उनकी है रहती है वो पब्लिक प्लेसेस जो रहती है ओवरऑल, ठीक है। तो वहाँ पर सभी लोगों का अधिकार होता है। ऐसा नहीं होता कि आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और किसी को जाने नहीं देंगे, तो किसी के ऊपर भी आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। तो यही बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कई सारे चैलेंजेस भी हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, किसी भी कंट्री को आप कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पर चीज़ें हैं जो कि ना डेमोक्रेसी को जो पीछे खींचती है ना, जैसे इनइक्वालिटी हो गया है ना। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी। और क्या है ना, डेमोक्रेसी जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा डेवलपमेंट होता जा रहा है ना, लोगों की सोच और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो डेमोक्रेसी का आइडिया भी और ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है ना। पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी, अभी जो है पुश करती है किसके लिए, इक्वालिटी होनी चाहिए ऑन एक्सिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशू। तो जो पहले के इशू चले आ रहे हैं और नए इशू भी आ रहे हैं ना। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन इज इक्वल फॉर द डिग्निटी टू बी मेंटेन, है ना। तो सभी लोग इक्वल रहे हैं ना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे, उनकी डिग्निटी रही। इन दिस बुक हम और चीज़ें पढ़ेंगे, इक्वालिटी जैसे अफेक्ट होती है, ठीक है। इक्वालिटी अफेक्ट होती है वेरियस एक्सपेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, डेली लाइफ इन डेमोक्रेटिक इंडिया। तो इक्वालिटी के बारे में और भी चीज़ें देखेंगे हम इस बुक में, है ना। तो हमें आपको सोचना है, ये जो आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो इससे थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड, ठीक है। तो अभी हम आप आगे भी पढ़ेंगे इक्वालिटी के बारे में। तो आपको सोचना है कि क्या इक्वालिटी है और इसको माना जा रहा है, और डिग्निटी है क्या, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जब इक्वालिटी भी रहती है हमारे जो कंट्री में, है ना। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आपको कैसा लगता है, आप लाइक करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, और शेयर भी कर सकते हैं।